हजारों सालों से रात का आसमान हम सब के लिए एक पहेली रहा है। तारे अपनी जगह पर फिक्स लगते हैं, लेकिन कुछ चमकदार बिंदु जिन्हें हम ग्रह कहते हैं वो घूमते रहते हैं। पर सवाल ये है कि कैसे? उनका रास्ता कैसा है? सदियों तक ये माना जाता था कि ये रास्ते एकदम गोल हैं, परफेक्ट सर्कल, क्योंकि आसमान को पवित्र और परफेक्ट माना जाता था। आज हम जोहान्स केपलर के उन 3 जबरदस्त नियमों को समझने वाले हैं जिन्होंने इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये है हमारा आज का सफर। हम पहले थोड़ी सी पुरानी कहानी समझेंगे, फिर केपलर के 3 शानदार नियमों में गोता लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि उनका काम आज भी इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। केपलर के आने से पहले लगभग हर कोई यही मानता था कि सारे ग्रह और तारे पहले पृथ्वी के और बाद में सूरज के चारों ओर एकदम गोल यानी परफेक्ट सर्कल्स में घूमते हैं। ये एक बहुत बड़ी मान्यता थी जो पवित्रता और परफेक्शन के आइडिया से जुड़ी हुई थी। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड उतना सिंपल नहीं था जितना हम सब सोच रहे थे? क्या हो अगर ग्रहों का रास्ता कुछ और ही हो? और यही एंट्री होती है जोहान्स केपलर की। उन्होंने अपने मेंटोर टाइको ब्राहे के इकट्ठा किए गए मार्स यानी मंगल ग्रह के बेहद सटीक डेटा का इस्तेमाल किया और एक ऐसी सच्चाई खोजी जिसने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में भूचाल ला दिया। और इसी के साथ हम आते हैं केपलर के पहले और शायद सबसे हैरान कर देने वाले खुलासे पर, कक्षाओं का नियम। अच्छा, ये नियम सुनने में तो सीधा साधा लगता है कि हर ग्रह एक दीर्घवृत्त यानी एलिप्स में सूरज का चक्कर लगाता है और सूरज उसके 2 सेंटर पॉइंट्स में से एक पर होता है। मतलब ग्रहों का रास्ता एकदम गोल नहीं, बल्कि एक खिंचा हुआ या चपटा हुआ सर्कल है। ये सुनने में छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसने उस सदियों पुरानी सोच को तोड़ दिया कि ब्रह्मांड की हर चीज परफेक्ट सर्कल में ही चलती है। जो आइडिया था कि आसमान एकदम परफेक्ट और सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो डेटा के सामने गलत साबित हो गया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गोल चीज को दोनों तरफ से थोड़ा सा दबा दिया हो। वो बन जाता है एक दीर्घवृत्त, और सूरज ठीक बीच में नहीं बल्कि थोड़ा सा एक तरफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट में कभी सूरज के पास होता है और कभी उससे दूर। तो पहले नियम ने हमें ग्रहों के रास्ते का शेप बताया। अब दूसरा नियम हमें बताता है कि ग्रह उस रास्ते पर चलते कैसे हैं, खास तौर पर उनकी स्पीड के बारे में। ठीक है, ये परिभाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसका जो मतलब है ना, वो बहुत ही सरल और खूबसूरत है। ये सब स्पीड और बैलेंस के बारे में है। चलिए इसे समझते हैं। इस नियम को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए कि सूरज और ग्रह के बीच एक लाइन खींची हुई है। अब जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ता है, वो लाइन अपने पीछे एक एरिया कवर करती है, बिल्कुल एक पिज्जा स्लाइस की तरह। तो होता ये है कि जब कोई ग्रह अपने ऑर्बिट में सूरज से दूर होता है तो वो एकदम आराम से धीरे धीरे चलता है। लेकिन जैसे ही वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उसके पास आता है, जूम, वो एकदम से तेज हो जाता है। स्पीड में यही बदलाव इस नियम को इतना दिलचस्प बनाता है। और यही तो इस नियम का जादू है। चाहे पिज्जा की स्लाइस लंबी और पतली हो या फिर छोटी और चौड़ी, अगर उन दोनों को बनने में बराबर टाइम लगा है तो उनका एरिया भी बिल्कुल बराबर होगा। ग्रह अपनी स्पीड को ऐसे एडजस्ट करता है कि ये नियम कभी ना टूटे। कमाल है ना? अब आते हैं केपलर के तीसरे और आखिरी नियम पर। ये नियम थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को एक खूबसूरत रिश्ते में एक साथ बांधता है। हाँ, मैं जानता हूँ इसमें वर्ग और घन जैसे शब्द हैं, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका असली आइडिया ये है कि किसी ग्रह के ऑर्बिट के साइज और उस ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले टाइम के बीच एक बहुत ही खास कनेक्शन है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसे एक तरह की कॉस्मिक रूल बुक या ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह सोचिए। ये नियम हमें बताता है कि कोई ग्रह सूरज का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सूरज से कितना दूर है। ये रिश्ता कितना सिंपल है, यहाँ साफ दिखता है। जो ग्रह सूरज के जितना पास होगा, उसका एक साल उतना ही छोटा होगा। जैसे मर्क्यूरी यानी बुध का साल सिर्फ 88 दिनों का होता है, और जो ग्रह जितना दूर होगा, उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा।
इस नियम से हम किसी भी ग्रह की दूरी या उसका एक चक्कर पूरा करने का समय पता लगा सकते हैं, अगर हमें दोनों में से कोई एक चीज पता हो। तो इन तीनों नियमों का मतलब क्या है? केपलर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ग्रह कैसे चलते हैं, उन्होंने ब्रह्मांड को समझने का एक नया दरवाजा खोला। एक ऐसा दरवाजा जो गणित और ऑब्जर्वेशन पर आधारित था, न कि सिर्फ पुरानी मान्यताओं पर। तो चलिए एक बार फटाफट इन जरूरी बातों को दोहराते हैं। पहला नियम शेप के बारे में है। ऑर्बिट गोल नहीं बल्कि अंडे जैसे यानी दीर्घवृत्तीय हैं। दूसरा नियम स्पीड के बारे में है। ग्रह अपनी स्पीड बदलते रहते हैं, पास आने पर तेज और दूर जाने पर धीमे। और तीसरा नियम एक कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में है। किसी ग्रह की दूरी और उसके साल की लंबाई के बीच एक पक्का मैथमेटिकल रिश्ता है। और शायद यही केपलर की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने क्या और कैसे का जवाब दिया, जिसने न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों को क्यों का जवाब खोजने के लिए रास्ता दिखाया। केपलर के नियमों के बिना शायद न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी सामने ही नहीं आ पाता। केपलर ने हमें दिखाया कि ये यूनिवर्स बेतरतीब नहीं है, बल्कि सटीक और समझने लायक नियमों से चलता है। उन्होंने हमारे अपने सोलर सिस्टम का कोड क्रैक कर दिया, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस विशाल ब्रह्मांड में और कौन-कौन से नियम हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।